अच्छा, मैं बोल रहा था आपको ये पता है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और इसका यदि आपको ग्राफ ड्रॉ हाँ करना हो सर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो आप ये y एक्सिस ये x एक्सिस, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, करेक्ट? बोलो। हाँ सर, ऐसे ही होगा। अब यदि हाँ सर। आपको यदि अभी आपको y इज इक्वल टू 1 अपॉन बेसिकली y इज इक्वल टू x, y और x एक्सिस में ग्राफ बनाना है, बट आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। इसका मतलब है यदि x सोचो बेटा इन्फिनिटी हो तो y कितना होगा? 0। और जब y इन्फिनिटी हो तो x क्या होगा? 0। तो मतलब जब y 0 था तो x इन्फिनिटी पे मिलेगा, और जब x 0 तो y इन्फिनिटी, और जब x 1 है इसका मतलब क्या है? y 1। तो इसका मतलब है कुछ इस तरीके से बेटा जो ग्राफ बनता है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा जब आपका x1 y1। तो जब आप दो ग्राफ अभी के लिए याद रखेंगे y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ठीक है, आप आगे चल के इसको पढ़ोगे, ये होता है एक्चुअली में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। बट y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसा कर्वेचर क्यों होगा, ऐसा ही क्यों बनेगा, ये सब आप लोग मैथ्स में सीखेंगे, ठीक है। मैं इन्फिनिटी के दो पॉइंट को इस तरीके से भी क्या कर सकता था, ज्वाइन कर सकता था, करेक्ट। बट हमें कैसे सर आपने वो करना क्या होगा, बनाया है, कुछ समझ नहीं आ रहा वो। समझ नहीं आ रहा है। अरे वो नहीं सर, दूसरा जो बनाया था वो। हाँ, वो जो बनाया था मैंने वो एक्चुअली में देखो, आपको पता है कि x इन्फिनिटी होगा तो y इन्फिनिटी, और y 0 होगा तो x इन्फिनिटी। तो इस ये अब आप कोई बोले मेरे सर आप ऐसे क्यों ज्वाइन कर रहे हो, इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो। सर x इंफिनिटी होगा तो y 0 होगा ना। हाँ, x इन्फिनिटी तो y 0, y 0 तो x इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ आपके बेटा ऐसे ऐड हो सकता है, ऐसे ही क्यों ऐड किया मैंने, तो ये सारे जो कर्वेचर वगैरह हैं ये आप लोग मैथ्स में सीखेंगे। अभी आप क्या याद रखेंगे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ क्या होगा, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब सपोज आपको क्या बनाना था, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने क्या सीखा, p इज इक्वल टू k अपॉन v, करेक्ट। अब p वर्सेस v यदि ग्राफ बनाना है, इसका मतलब है p क्या है, y एक्सिस, और k और v क्या है, x एक्सिस, तो 1 अपॉन x। अब y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से। तो इसका p वर्सेस v ग्राफ कैसे हो जाएगा, इस तरीके से। आ गया क्या समझ में ये? हाँ सर। हाँ सर। अब यदि आपसे पूछा जाए p वर्सेस 1 अपॉन v का ग्राफ बनाना है, वो कैसे बनेगा? सर तो p इक्वल टू v वाला हो जाएगा ना। मतलब बेसिकली y इज इक्वल टू x वाला हो जाएगा। मतलब हाँ अभी क्या सर। है, p वर्स क्या है, स्ट्रेट लाइन p mx इज प्लस। इक्वल टू k अपॉन v है, और 1 अब देखो हमेशा रिप्लेस कर दिया करो, p पर क्या था, y एक्सेस है तो y को p से, और 1 अपॉन v है क्या, x एक्सेस को, तो 1 अपॉन v को x से। तो एक्चुअली y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x क्या होगा, कुछ इस तरीके से। आपको लगेगा सर कि इसको ओरिजिन से पास करना चाहिए, बट एक्चुअली में बेटा जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग केल्विन में लेते हैं, तो ये जीरो से पास नहीं करता, कुछ इधर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप जीरो पे ड्रॉ मत करो, इस तरीके से क्या होगा, कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, ओके। हाँ सर। ये समझ में आ गया। अब आपको सपोज पीवी वर्सेस वी ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, आपको पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। k चाहे सर। आप प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करते रहो, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, जो कि क्या। कांस्टेंट। तो बेसिकली v को मैं कितना ही इंक्रीज करता रहूं, हमेशा क्या रहेगा, वैल्यू के ही रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये आया समझ में? हाँ सर। उसके बाद यदि सपोज आपको क्या है, p इज इक्वल टू, सर हाँ सर लॉग लिखा है क्या, लॉग नहीं आता।
हाँ लॉग है, लॉग में अभी थोड़ा सा लॉग आपको आता होगा, वो मैं सिखा दूंगा। और जो नहीं आता, जो यूज होगा थोड़ा सा लॉग, थोड़ा तो आपको आता होगा, तो जो नहीं आता नहीं होगा आता सर, कुछ भी नहीं आता। लॉग नहीं पढ़ा तुम लोग ने अभी? नहीं सर, नो सर। मतलब एकदम थोड़ा पड़ा है सर, 2 फॉर्मूला। बस एकदम थोड़ा की जरूरत है, ठीक है। सर जितना अरे पढ़ा सर आप है ना, समझा दो और आप लॉग भी। ऑलमोस्ट उतना ही है। हाँ बस उतना ही है एक्चुअली में लॉग, जितना बेसिकली लॉग सबको ही पढ़ा देता है, जितना सर है बस लॉग उतना। टेबल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, और वो भी कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है। वो मुझे नहीं लॉग लगता वो आपको यूज भी आएगा यहाँ पर। कहीं पर भी नहीं आएगा लॉग टेबल। सर बड़ा कैलकुलेशन थोड़ी ना करना जो लॉग टेबल यूज आएगा। अरे तुम छोड़ो, अभी मैं जो सिखा रहा हूँ वो उस पर फोकस करो, ठीक है। ये क्या, P इज इक्वल टू के अपॉन वी। अब क्या करो, दोनों तरफ लॉग लो, तो इसको क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ P इज इक्वल टू लॉग ऑफ के अपॉन वी, करेक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग P इज इक्वल टू, जब देखो दो नंबर बेटा इस तरीके से हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ वी। अब आपको पता है ये क्या है, x, x की जगह है तो इसको x लिख सकता हूँ, और ये क्या y की जगह तो इसको y। तो ये जो आपकी इक्वेशन, ये कांस्टेंट कोई c, तो अभी आपके पास एक इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू सी माइनस एक्स। क्या इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यदि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरीके से या इस तरीके से। स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, और जो कि c है वो पॉजिटिव नंबर है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। नोट करो ये। और जो लेट ज्वाइन करे उनको मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, बट तुम लोग की बहुत बेकार आदत है बेटा, लेट नहीं ज्वाइन करना है, टाइम पर एकदम टाइम पर सर सर वो मैथ्स का लेक्चर था ना आज, और हम लोग का कॉलेज भी था आज, सब थक गए। थक गए। हाँ सर, मैं तो बात मैथ्स लेक्चर चालू था तब कराया। कोई बात, ये सब सर ये हमारा ना 4th आवर है लेक्चर का आज का, और उसमें जो केमिस्ट्री Yes. का अगर अगर कॉलेज का भी ऐड कर दिया तो 6th हो जाएगा ये। हाँ तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है बेटा, अभी तो 8-8 घंटे क्लास करनी पड़ेगी। सर ट्रैवलिंग में और फिर हमें क्लासेस में। कोई बात नहीं, अभी इतना लिख लो पहले, बातें ना करो, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी। सर जो सेकंड वाला है ना, वो पास नहीं करेगा क्या एक्सिस से? नहीं नहीं, पास कर जाएगा, बट वो जीरो से पास नहीं करेगा, मैं यही समझा रहा था। क्योंकि आपके जो टेम्परेचर होते हैं वो डिग्री केल्विन में होते हैं, तो वो एक्चुअली में एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा कि प्रेशर जीरो तो वॉल्यूम जीरो होता है, ठीक है। वो एक्चुअली में आपके टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से वो जीरो से पास नहीं होता है। अभी जो बाकी लोग लेट ज्वाइन करें उनके लिए मैं बताऊं, आपको बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये पता है, और स्ट्रेट लाइन यदि y इज इक्वल टू mx प्लस सी है तो कुछ ग्राफ कुछ ये होगा, जिसका स्लोप ये m होगा, और ये आपका क्या c y इंटरसेप्ट होता है, क्लियर है। अब यदि आपको कोई ग्राफ बोले y इज इक्वल टू 1/x का, तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। जब आपका x जीरो होगा तो y इन्फिनिटी, जब x जीरो को टेंड कर रहा है तो y की वैल्यू कहाँ होगी, इन्फिनिटी। और जब y जीरो होगा तो x कहाँ होगा, इन्फिनिटी। और जब x 1 है y 1 है तो इधर से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ ग्राफ ये फॉलो करता है। अब इसी तरीके से क्यों फॉलो करता है, इस तरीके से क्यों फॉलो नहीं करता, या और किसी तरीके से फॉलो क्यों नहीं करता है, वो सारी चीजें आप लोग मैथ्स में सीखेंगे। तो अभी याद रखने के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसे बनेगा, ओके। अब आपके पास पहला टास्क है p इज इक्वल टू k अपॉन v, मतलब आपको पता है बॉयल्स इक्वेशन क्या होता है, p इज इक्वल टू k अपॉन v, p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। तो इसका यदि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब p कहाँ पर है, y एक्सिस में p की जगह y लिख दो, और v क्या है x एक्सिस में, तो v की जगह x लिख दो, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन kx।
तो बेसिकली y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, p इज इक्वल टू k/v, p वर्सेस 1/v ग्राफ बनाना है आपको। p वर्सेस 1/v ग्राफ यदि आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/v क्या होता है, x। अभी इसको x से रिप्लेस कर दो, 1/v की जगह x लिख दो, p की जगह y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, kx, और इसको ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। थर्ड क्या है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रेशर या वॉल्यूम आप कुछ भी चेंज करो आपका क्या रहता है, मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। मतलब आप वॉल्यूम कितना भी इंक्रीज करो, आपका क्या प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं होगा। तो जस्ट सिंपल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी क्या लॉग वर्सेस लॉग वी ग्राफ बनाना है, तो p इज इक्वल टू क्या, k इंटू 1/v। इसमें मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिए, तो लॉग लेंगे तो लॉग p इज इक्वल टू लॉग ऑफ k/v, और log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ k। इसको क्या करें, log की प्रॉपर्टी होती है बेटा, यदि log a/v है तो उसको लिख सकते हैं log a माइनस log b। तो k log k माइनस log b, ये क्या है एक्चुअली में log b, x एक्सिस है तो इधर x लिख दिया, ये क्या है y एक्सिस तो y, तो y इज इक्वल टू c माइनस x। कोई स्ट्रेट लाइन आई, इधर पे क्या c, एक आप c y इंटरसेप्ट होता है जो कि पॉजिटिव है तो इधर से शुरू होगा, और स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो ये इस तरीके से। आगे समझ में, तो ये चारों ग्राफ। सर वो सेकंड वाले में जो आपने किया वो मतलब कट कर रहा है डॉट जो जो किया वो क्या है मतलब? अरे भाई वही समझा रहा हूँ कि ये एक्चुअली में जीरो से पास नहीं करता है। जीरो से अच्छा पास अच्छा। करेगा बेटा तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि जो आपका टेम्परेचर है वो केल्विन में हम लोग यूज करते हैं। तो कभी भी आपका जो जीरो है वो जीरो से कभी पास नहीं करता है। तो सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप एक्स, आपको यही लगेगा ना, तो y0 x0 हो गया, करेक्ट। तो इधर स्ट्रेट लाइन इधर से पास करा दो, बट मैं ये समझा रहा हूँ बेटा कि ये जो प्रेशर और वॉल्यूम है, इनके जो यूनिट, मतलब टेम्परेचर में यदि आप जब चेंज करेंगे तो इसका यूनिट बदल जाता है, और इस यूनिट की वजह से आपका कभी भी ये स्ट्रेट लाइन से पास, मतलब स्ट्रेट लाइन आपका कभी भी सेंटर से पास नहीं करता है। नेगेटिव भी नहीं जाएगा ना? क्या, नेगेटिव भी नहीं जाएगा ना? नहीं नेगेटिव नहीं जाएगा। क्लियर है ये, यस नोट किया सभी ने, नहीं सर। सर 2 मिनट, तो जल्दी करो। ड्रॉ बहुत स्लो करते हैं हम लोग सर। क्या, सर हमें लिखने तो स्लो है, तो आप ड्राइंग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये ड्राइंग थोड़ी है बेटा, लाइन ड्रॉ करना है, लाइन कोई ड्राइंग है, हाँ सर। सर मेरे टेक्स्ट बुक में तो वही है। कोई बात नहीं, करो जल्दी करो इसको। डन, सर जस्ट हो गया, वो लास्ट का थोड़ा सा इक्वेशन लिख रहे लिखो लिखो। हैं। डन सर। Okay. तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। An ideal gas is present in an ideal gas is present in container P is equal to 50 centimeter of Hg. Okay. This ideal gas is present in a container
container of volume is equal to 0.1 liter and pressure is equal to 50 centimeter of Hg. It is connected to 0.4 liter container. 0.4 liter container find final pressure of gas. करो इस क्वेश्चन को. An ideal gas is present in a container of volume 0.1 liter and pressure this, ठीक है, centimeter of Hg. It is connected to the 0.4 liter. क्या किया बेटा, पहले एक कंटेनर था आपके पास जो कि 0.1 लीटर का था, ठीक है, एंड उसमें जो प्रेशर था वो 50 सेंटीमीटर था. इस कंटेनर को बेटा क्या किया, एक 4 लीटर कंटेनर के साथ कनेक्ट कर दिया. तो इसका, और अब आपसे पूछ रहा है कि फाइनल प्रेशर कितना होगा. फाइंड आउट करो. क्या करेंगे सोचो. सर ऑब्वियसली डिक्रीज होएगा. ऑब्वियसली डिक्रीज होएगा, तो कितना होगा ये पता करो. तो टेम्परेचर क्या कुछ चेंज हो रहा है क्या? इधर देख सकते हो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट. है. और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट होते तो क्या इधर पे बॉयल्स लॉ लग सकता है? यस सर. यस सर. बॉयल्स लॉ लगेगा तो क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. P2. मतलब इनिशियल स्टेट पर P1 इंटू V1 इज इक्वल टू फाइनल स्टेट पर P2 इंटू V2. करो जरा. यस सर. करो जरा, निकालो आंसर सभी लोग. चंद्रेश ठीक से करो, कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है मेरे को. अभी भी गलत है. सुरभि गलत है. सेम गलती कर रहे हो. सिद्धार्थ तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक. सर वो जो कनेक्ट हो गया है ना. अब देखो यदि कनेक्ट हो गया तो जो फाइनल, यदि सब इनिशियल प्रेशर कितना है, 50 सेंटीमीटर. अच्छा आपने 5 तो नहीं ले लिया किसी ने? यस सर मैंने 5 लिया. सर मुझे लग रहा है बहुत लोग 5 लिए थे. हाँ इधर 50 था, इधर मैंने 5 लिख दिया. कोई बात नहीं, 5 लिखा जिसने उसका एक आएगा उसका सही है, मतलब सिद्धार्थ का ठीक है. V1 इज इक्वल टू क्या, 50 सेंटीमीटर. V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 लीटर. और आपको P2 निकालना है, और V2 कितना हो जाएगा, कनेक्ट करने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.4. देखो दो आंसर है मेरे पास. जिसने ये 0.1 ऐड नहीं करा उसका, वो चंद्रेश का और सुरभि का आंसर आया. ठीक है, जिसने इधर 5 लिया था वो सिद्धार्थ का आंसर आया. तो आपका सही क्या है,
ये आपको फाइनल वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या लगा दो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, V1 कितना है 0.1 लीटर, P2 आपको फाइंड करना है, V2 कितना हो जाएगा 0.5 लीटर, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से क्या 10, तो सर सिंपल P2 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर ऑफ H2। आया समझ में? यस। नोट करो इसको। यही गलती करे हो ना बेटा, 0.1 नहीं ऐड किया है। यस सर। आपके लिए एकदम बढ़िया ऑप्शन बना के देंगे लोग, तुरंत गलत कराएंगे। सर वैसे लिख लिया है। लिख लिया क्या? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करना है, ठीक से करना है इसको। a bubble of radius 10 centimeter is present at bottom. Bubble of radius 10 centimeter is present at bottom of 70-meter deep lake. Find radius of bubble. Find radius of bubble as it rises to top. करो इस क्वेश्चन को। सर यहाँ पर कैसा आंसर आएगा, यहाँ पे तो बॉयल भी नहीं लग सकता ना। क्या? बॉयल भी नहीं लग सकता ना सर, क्योंकि टेम्परेचर एट ये जो लेक का जो रहता है बॉटम ऑफ द लेक और ऑफ द टॉप ऑफ द लेक डिफरेंट रहता है। हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, सब लग सकता है, सोचने वाली बात है। टेम्परेचर कांस्टेंट सर है। अगर क्वेश्चन दे कि ऐसा कि कांस्टेंट रहेगा तो फिर हमें टेम्परेचर ठीक है, कांस्टेंट पर है। लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता ना सर, क्योंकि ये एबनॉर्मेलिटी रहता है ना वाटर के टेम्परेचर पे, करंट सर ये सब पे वजह से। डेंसिटी भी चेंज होता है, बट आपको क्या मानना है अभी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आपका जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो भी बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, वो भी 1 ग्राम पर सीसी है, ठीक है। कोशिश करो इससे। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन क्या है?
यस सर, नीचे प्रेशर ज्यादा रहेगा और ऊपर जाएगा तो फैन प्रेशर कम पड़ेगा तो फैन वो एक्सपांड होएगा। करेक्ट। मतलब इधर पे क्या है बेटा, एक लेक है, उसको वो जो कि 70 मीटर डीप था, और इधर पर बेटा इसका कुछ रेडियस होगा, करेक्ट, और इसका इधर पे इसका कुछ प्रेशर होगा, इधर ऊपर जाएगा तो इसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज करेगा, इसका डिक्रीज करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। तो बस वही आपको फॉलो करके लगाना, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ही है, क्योंकि अभी तक सिर्फ वही सिखाया है, बट उसको अप्लाई करो ठीक से और आंसर निकालो। आया क्या, बताऊं मैं? देखो जरा एक बार मैं बताता हूँ, ठीक है। आना चाहिए तो सब, हर एक क्लास में कराता हूँ बेटा, आंसर आता है इसका सबका। सर अगर आप राइट टाइम पे लेते तो फिर मैं आंसर देता मैं। राइट टाइम मतलब? सर मतलब थोड़ा एकदम रात के 9 बजे नहीं, 8 नहीं, तो क्या मैं, हाँ। हाँ सर सब थक गए। थक गया? मैं भी बेटा सुबह मैं भी 3 बजे से लगातार 6 घंटे से क्लास ले रहा हूँ। सर आपका डेली होता है? हाँ मेरा डेली। आदत। ठीक है, तुम लोग भी आदत करो, डालो बेटा, हमेशा कम से कम 18 घंटे पढ़ने की आदत। यदि जिस IIT में जाना चाह रहे हो, जो आपका एम है, वो तभी अचीव होगा जब आप स्मार्टली मैक्सिमम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। देखो जरा, क्वेश्चन एंड आंसरिंग अलग रहता है और लेक्चर अटेंड करना अलग रहता है सर। कुकर ऐसा बॉईल हो जाता है बस दिमाग बस बस हमारा। बस ठीक है, वो मेरे को सब पता है, ठीक है। अभी इधर फोकस करते हैं हम लोग। देखो जरा, सपोज इनिशियली बेटा जब ये डीप इधर लेग के अंदर था, डीप था, तब इधर सपोज इसका वॉल्यूम कितना होगा, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू आर कितना हो जाएगा, ये आर आपका 70 कितना 10 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब 10 क्यूब, ओके। बोलो ये ठीक है? यस सर। तो इधर पे मेरे को वॉल्यूम पता चल गया 4/3 पाई आर 10 क्यूब। अच्छा मेरे को इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए क्या, या रहने दे सी, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दो, ml में ही रखेंगे। सर बाद में वो 70 मीटर्स है ना। हाँ वो ठीक है, ये हो गया। अभी ये अब इस यदि बेटा आप इस पॉइंट पर प्रेशर यदि पता करें, P1 कितना होगा, देखो V1 तो पता चल गया, P1 कितना होगा, तो इस जो बाहर लेक है वो कितना है, 1 या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या मैं बोल दूं तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल है, करेक्ट, यही है ना। तो इधर नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो P1 क्या हो जाएगा, 10⁵ प्लस ρgh, बोलो। Yes, sir. तो ये 10⁵ 10⁵ हो गया। रो कितना होगा, रो को मेरे को क्या डालना पड़ेगा, 1000, क्योंकि अभी इधर ग्राम पर ml नहीं चलने वाला है, क्या चलेगा, केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 10⁵, जी को मीटर पर सेकंड में 10 यूज करना पड़ेगा, इनटू, और अभी क्या है, ρgh, हाइट क्या है बेटा, 70 मीटर है, तो इधर कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁵ प्लस 7 इंटू 10⁵, तो आपका जो P1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁵,
इधर मैं लिख के रख ले रहा हूँ P1 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁵ करेक्ट। और आपको बेटा ये पता है ये यदि ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब P2 कितना हो गया 10⁵। आपको V2 निकालना है, V2 पता चल जाएगा तो आपका ऊपर रेडियस पता चल जाएगा, और V1 आपको पता है वो कितना है 4/3 पाई इंटू 10⁵। तो इधर लगा सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना हो गया 8 इंटू 10⁵, V1 कितना हो गया 4/3 पाई r 10⁵ P2 कितना है 10⁵ इंटू V2 आपको निकालना है, 10⁵ से 10⁵ कैंसिल, ठीक है। और V2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि रेडियस ही निकालना है तो 4/3 पाई r क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो ये कितना हो गया 8 को मैं 2⁵ लिख सकता हूँ इंटू 10⁵ इज इक्वल टू r क्यूब है, तो r कितना आ जाएगा 20। समझ में आया कैलकुलेशन? यस सर। नोट कर लो। तो बताओ कुछ भी था, नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें P1 इज इक्वल टू P2, आपको बस थोड़ा सा क्या, अभी मैंने उससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन कराया था, पहले क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने क्या बोला था, उसमें मैंने आपसे बोला था सीधे सीधे प्रेशर वॉल्यूम दे दिया, बट अभी थोड़ा प्रेशर देने के तरीके अलग थे, वॉल्यूम देने के तरीके क्या थे, डिफरेंट थे। ओके डैनी लिखो इसको, अभी हुआ तो नहीं होगा। डन। यस सर। चलते हैं जरा नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट लॉ ही कर देखते हैं, ठीक है। सपोज नेक्स्ट लॉ देखा जाए तो क्या होगा, बॉयल्स हो गया। नेक्स्ट देखो चार्ल्स लॉ। तो सेम काम बेटा चार्ल्स ने करा। बॉयल्स ने क्या किया था, अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। अभी चार्ल्स ने क्या किया बेटा, अमाउंट ऑफ गैस एंड प्रेशर आर कांस्टेंट बोला। उसने क्या किया बेटा, अब अमाउंट ऑफ गैस के साथ साथ टेम्परेचर की जगह क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा। और जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो उसने क्या देखा कि जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, टेम्परेचर के। मतलब वॉल्यूम को यदि आप डबल कर रहे थे तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा था, डबल हो रहा था। तो इधर से क्या पता चला, जो वॉल्यूम है वो क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इधर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू KT। इधर से बोल सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू K। मतलब इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यस सर। तो अभी इसकी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है क्या? नहीं सर। सिंपल बोल सकते हैं अनदर, मतलब इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, तो वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आगे समझ? यदि मैं आपसे Yes, sir. पूछूं ग्राफ, एक दो ग्राफ बनवाता हूँ अभी, ये जो V वर्सेस T ग्राफ है वो कैसे बनेगा? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KT, मतलब Y इज इक्वल टू KX, क्योंकि V क्या है, Y है, T क्या X, Y इज इक्वल टू K क्या बनेगा,
इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन। इसका भी Straight ग्राफ line. आप इसका भी ग्राफ आप ओरिजिन से पास नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि सर ये यदि- नेगेटिव जाएगा क्योंकि हाँ, ये टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है। ये नेगेटिव जाएगा क्योंकि यदि सपोज ये डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ठीक है, यदि डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो फिर क्या होगा, ये आपका इधर नेगेटिव जाएगा, ठीक है? और हाँ, यदि आपसे कोई ग्राफ पूछ ले वॉल्यूम वर्सेस टी एट केल्विन, केल्विन 0 हो सकता है, तो अब ये ग्राफ आपका ओरिजिन से पास कर सकता है। ओके, सर केल्विन 0 हो सकता है। आप स्टैंडर्ड बेटा जो यूज करते हो वो क्या यूज करते हो, डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी केल्विन यूज करते हो, तो केल्विन तो आप 0 यूज कर सकते हो, बट सपोज आप डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री पे बात कर रहे हो, तो 0 डिग्री की को आप इक्वेशन में क्या पुट करोगे, -273 केल्विन, तो उसकी वजह से क्या फिर 0 आ पाएगा? नहीं सर। समझ गए? आ गया क्या, मतलब हो गया ये सब, दो समझ में आ गया? यस सर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं। गै-लुसाक लॉ। इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है बेटा, एन एंड, अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, अब आप लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, एन एंड वी आर कांस्टेंट। और जब देखा गया बेटा कि जब आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो देखा गया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो क्या आ गया, P इज इक्वल टू के टी, तो इसको P अपॉन टी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे, तो क्या बोल सकते हैं, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 अपॉन T3। क्लियर है? और यदि आपसे मैं ग्राफ बनवाऊं P वर्सेस T, तो कैसा ग्राफ बनेगा, सर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Straight line. होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन रहेगा सर। स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। नोट कर लो इसको। यदि डिग्री सेंटीग्रेड में है तो क्या होगा, ये 0 से पास नहीं करेगा, यदि डिग्री सेंटीग्रेड से है तो 0 से पास करा दो, केल्विन में है तो 0 से पास करा देना। नोट करो ये। सर उसका नाम क्या है? गै-लुसाक लॉ। 2 मिनट सर, एक बार अल्फाबेटिकली रीड करो उसको। GAY-LUSSAC। थैंक यू सर। डन ये? नहीं सर। देखो
हो गया सर। ओके, देखो जरा नेक्स्ट लॉ, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। अभी ये क्या होता है, अभी तक हम लोग जितने भी लॉ सीखे उसमें क्या था, आपके जो अमाउंट ऑफ गैस है वो कांस्टेंट ले रखे थे। बट जब अमाउंट ऑफ गैस की हम लोग बात करें, ठीक है, तो अभी क्या है, इस वाले लॉ में हम लोग अमाउंट ऑफ गैस को चेंज करेंगे। मतलब अभी यहाँ पर हम लोग क्या लेने वाले हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। और प्रेशर एंड टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और V is directly proportional to N if pressure and temperature are constant, ठीक है। P and T are constant। अभी जब V is equal to क्या लिख सकते हैं, Kn, तो इधर क्या लिखेंगे, V1 upon N1 is equal to V2 upon N2 is equal to constant, ठीक है। अब यदि हम बेटा सारे हेडिंग डाल सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन, नेक्स्ट हेडिंग आइडियल PV गैस, इज इक्वल्स टू nRT वैसा वाला। हाँ वही वही हम लोग अभी ड्राइव करने जा रहे हैं। तो जो आपने देखा पहले लॉ से, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T अपॉन P, करेक्ट। और जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो इधर पे बेटा एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, R। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या इसी को हम लोग आइडियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा R इज इक्वल टू एन टी अपॉन पी। तो इधर से क्या बन जाएगा बेटा, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू NR। ये आपका क्या होता है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन, नोट करो ये। तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये कैसे ड्राइव हुई, चारों जो आपने लॉ सीखे उन चारों लॉ को जब एक साथ देखेंगे तो फिर इधर पर एक क्या आ जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव हो जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है। यदि आपकी गैस आइडियल नहीं है तो हम लोग ये इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं, ओके। मतलब सर जब भी रियल होएगा तभी ये नहीं होएगा। नहीं, ये नहीं होगा, जब रियल गैस होगी तो हमें ये इक्वेशन फॉलो हम लोग नहीं कर सकते। सर तो फिर उसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सर आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। नाम है बेटा उसका, तुम्हारा नाम जैसे क्रिस है तो है, समझ गए। सर वो तो मेरा नाम है, पर वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बेटा ऐसा बोला जाता है वो क्या, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं है क्या सर? वो रियल गैस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, तो फिर तो तुम्हारे हिसाब से यूनिवर्सल नहीं बोलना चाहिए, राइट। जब बेटा हाँ इसका सर। जब इसको ड्राइव करा गया, ठीक है, तब उस समय रियल और आइडियल कुछ होता ही नहीं था, सिर्फ एक गैस होती थी, तो इसलिए इसको हम लोग उस समय क्या बोल रहे थे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फिर बाद में इसका ये नया नाम भी तो आया, नीचे देखो, आइडियल गैस कांस्टेंट। जब जब हम लोग थोड़े पढ़े लिखे हो गए, जैसे तुम अभी थोड़ा सा पढ़े लिख गए, ठीक है, तुम्हें पता चला कि आइडियल और रियल दो गैसेस होती हैं, तब आप बोले कि यूनिवर्सल नहीं बोल सकते हैं। बट जब स्टार्टिंग में बेटा इसको एक नेम मिल गया था, इसलिए इसको क्या बोलने लगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है सर। मैं थोड़ा सा लॉजिक देने की कोशिश किया हूँ, अब ठीक लगे तो ठीक है, जो है तो है, ठीक है। डन ये? यस सर।
अब ये एक्चुअली में जो ये R है इसकी ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है, ठीक है, तो उनकी उसकी वैल्यू 0.0821 हाँ ये जो R है, ठीक है, इसको हम लोग, चलो मैं यूनिवर्सल नहीं लिखूंगा, गैस आइडियल गैस कांस्टेंट ही लिख देता हूँ। आइडियल गैस जो यस सर, कांस्टेंट वेरी है, गुड। ठीक है, उसमें R को हम लोग 8.314 या अप्रोक्सीमेटली 25/3 लेंगे। उसमें यूनिट क्या होता है इसका, जूल मोल केल्विन, ठीक है। ये हम लोग तभी यूज करेंगे जब प्रेशर आपका क्या होगा, पास्कल में, और वॉल्यूम किस में हो, मीटर क्यूब में। बेसिकली एसआई यूनिट होंगे तब आप आर की वैल्यू क्या यूज करोगे, 8.314 या 25/3। देखो 25/3 थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है, बट यदि यहाँ ऐसा कुछ हो जो 3 मल्टीप्लाई करने से 3 से कैंसिल हो जा रहा है, तो आप उधर 25/3 यूज कर सकते हो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, बट क्या यूज करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू 8.314। ओके, और R क्या है, ये R को आप 0.821 तब यूज करेंगे, या अप्रोक्सीमेटली 1/12 हम लोग तब यूज करेंगे जब आप, इसका यूनिट क्या होगा, लीटर एटीएम मोल केल्विन। मतलब जहां पर बेटा प्रेशर को आप एटीएम में और वॉल्यूम को आप लीटर में यूज करेंगे, तब आप R की वैल्यू ये यूज करेंगे। और थर्ड है, ठीक है, और R की वैल्यू आप 0.083, मतलब इसको भी अप्रोक्सीमेटली 1/12 तब यूज करेंगे जब आपका यूनिट हो लीटर बार मोल केल्विन। मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है। आपको पता है बेटा 1 एटीएम इज इक्वल टू क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 बार, ठीक है, बट इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, 1.01 का डिफरेंस होता है, तो वही थोड़ा सा रख रहा है। जब प्रेशर आप बार में यूज करो और वॉल्यूम आप लीटर में यूज करो, तब यूज कर सकते हो। आर की वैल्यू बेटा 2 हम लोग कब यूज करे थे, जब आर आपका किस में हो, कैलोरी पर मोल केल्विन। इसका मतलब प्रेशर आप डाइन में यूज करोगे और वॉल्यूम आप एमएल में यूज करोगे। मतलब बेसिकली ये आपका एसआई यूनिट था और ये क्या था, सीजीएस। ये नोट कर लो। और ये आर की वैल्यू बेटा सभी को याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें ये आर की वैल्यू में ही हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर पता ही नहीं चल रहा है कब आप 1/12 यूज कर लेते हो, कब आप 25/3 और कब आप 2 यूज कर लेते हो, ठीक है, ये हमें समझ में ही नहीं आता। तो क्लियरली आपको याद होने चाहिए कहाँ पर कौन सी वैल्यू यूज होगी। और आपके अभी जो एग्जाम होने वाले हैं, कम से कम बेटा 2 क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको आर की वैल्यू यूज करके आपको ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 या P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 या V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V2, ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होके कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे आपके अभी जो कॉलेज में एग्जाम होंगे, ठीक है। तो ये समझो कि जो आपके कॉलेज में स्टेट्स ऑफ मैटर आने वाला है वो कंप्लीट भी हो गया है। डन ये? नहीं सर, 2 मिनट। सर वो प्रेशर इज इन बार और वॉल्यूम इज इन क्या लिखा है? लीटर, वो टी को एफ बन गया, टी कर लो उसको लीटर। ठीक है सर।
सर अगर हम लोग क्वेश्चन में खुद इसके वैल्यूज को चेंज करें तो हम लोग आर का भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना? क्या क्या? क्वेश्चन में अगर हम लोग इसका बाकी सबका वैल्यू भी चेंज करें, मतलब क्या एग्जांपल, अगर एक को ऐसा प्रेशर पास्कल में दिया है तो उसको मैंने एटीएम में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर मैं अभी दूसरा वाला वैल्यू यूज कर सकता हूँ ना आर का? हाँ हाँ बिल्कुल, फिर तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यदि आप जिसमें प्रेशर वॉल्यूम आप जिस यूनिट में आप उस इक्वेशन में पुट कर रहे हो, उसी यूनिट के हिसाब से आपको आर की वैल्यू पुट करनी होगी। क्लियर? यस सर। तो मतलब सर मुझे बाकी सारे यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है ना, जब तक मैं याद कर लूँ कि ये कन्वर्जन कैसा रहेगा बाकी सबका? हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, बट सजेशन है आप याद कर लो बेटा, यूज होगा। ठीक है, बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत फायदा होगा हर एक डिफरेंट यूनिट में बेटा। हमेशा देखो, कैलकुलेशन जो गड़बड़ करोगे वो इसी में गड़बड़ करोगे। तो यदि आपको आता होगा, यदि वैल्यूज याद होंगी तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, कैलकुलेशन कम हो जाएगी तो आप थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। ओके? यस सर। अभी देखो जरा, तो ये इस तरीके से आपका आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव हो गया। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस करवाता हूँ। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन कराऊं? नहीं सर, इसी क्वेश्चन। बढ़िया ही करोगे, इसी में एक्चुअली टाइम। सीख गया थोड़ा सा, हाँ, सीख गया वो थोड़ा सा पास्ट मिस्टेक से। a rubber balloon contain a rubber balloon contains एक अभी लिखना मत, एक मिनट रुक। देखो, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। a 20 liter cylinder contain helium at 20 atm and 300 केल्विन। एक सिलेंडर है बेटा जिसमें आपका 20 लीटर सिलेंडर जो कि हीलियम कंटेन कर रहा है एट 20 atm प्रेशर एंड 300 केल्विन। it is used to fill balloons. It is used to fill balloons 2 liter at 1 atm pressure. How many balloons can be filled? क्या क्वेश्चन क्या है बेटा? एक आपके पास बेटा सिलेंडर है जो कि 20 लीटर का है, इसमें आपका सर गुब्बारे helium वाला भी डाल दो। क्या? कुछ नहीं सर। 20 लीटर हीलियम है इसमें, और इसमें जो इसका जो प्रेशर है वो 28 है। अब इससे बेटा आपको क्या करना है, आपके पास 2 लीटर वाले बलून से उनको फिल करना है। तो आपसे पूछा जाए कितने बलून्स आप इससे फिल कर सकते हो, उसमें हीलियम गैस से उनको फिल कर सकते हो,
जो उनका प्रेशर है वो 1 atm है, और उनका जो वो है प्रेशर है वो मतलब इसकी वॉल्यूम है 2 लीटर, प्रेशर है 1 atm, और आपको पता है टेम्परेचर भी इसका क्या है, टेम्परेचर एज्यूम कर लो कांस्टेंट है, मतलब 300 केल्विन ही है, ठीक है, लिख भी सकते हो एट 300 केल्विन। करो जरा क्वेश्चन। जैसे सपोज ये वही क्वेश्चन हो गया बेटा, आपके पास बहुत सारी बॉल है और आपको कंटेनर में फिल करनी है, तो सपोज आपको इतनी सारी बॉल मतलब 50 बॉल्स को, और हर एक बॉल में बेटा 10 बॉल आप फिर सकते हो, तो कितने कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, 5, करेक्ट। तो वैसे ही आपसे एक सवाल पूछा गया है कि आपके पास टोटल इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इतना मोल ऑफ गैस है, और हर एक में बेटा कुछ अमाउंट ऑफ मोल ऑफ गैस आपको फिल करनी है, तो कितने बलून का रिक्वायरमेंट होगा। करो जरा इसको। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? सर एक बार वापस समझा दो। सर इधर बॉयल्स और ये जो अभी आइडियल गैस इक्वेशन है दोनों का यूज होएगा? ऐसा कुछ पता नहीं मेरे को क्या होना चाहिए, वैसे आइडियल गैस इक्वेशन का यूज होना चाहिए। क्वेश्चन ये है बेटा कि इसके अंदर जो गैस है उसको आपको छोटे छोटे बलून्स में फिल करना है, तो इससे इससे आप कितने मैक्सिमम बलून फिल कर सकते हो, आपको नंबर ऑफ बलून्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हिंट दूं, आपको क्या करना चाहिए, एक तो सबसे पहले ये निकालो कि इसमें कितनी गैस है, इसमें अमाउंट ऑफ गैस, और एक बलून को फिल करने के लिए कितनी गैस की रिक्वायरमेंट होता है, उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपको बलून पता चल जाएंगे। बट इसमें थोड़ा सा एक कैच है, देखो हमेशा बेटा कभी भी गैस का मूवमेंट होगा तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो यदि क्या होगा जब इसका प्रेशर कितना 1 atm, अच्छा ये बताओ जब इससे गैस कुछ कम होगी तो इधर से गैस कम होगी तो इसका प्रेशर भी कुछ कम होगा, करेक्ट। हाँ सर। और यस सर। प्रेशर कम होते 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 इतना प्रेशर हो गया कि इसका 1 atm हो गया। अब जब इसका 1 atm प्रेशर या इससे कम प्रेशर है तो क्या गैस अब इससे इधर जाएगी, क्या इससे हम गैस फिल कर सकते हैं, क्या बलून फिल नहीं कर सर। सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम लोग वो निकाल लें कि जब ये इसका वॉल्यूम तो 20 लीटर ही रहेगा और टेम्परेचर 300 केल्विन, तो इधर से हमें पता चल जाएगा कितने टोटल मोल्स ऑफ हीलियम प्रेजेंट है, यहां से हम लोग पता कर लेंगे कितने मोल्स ऑफ हीलियम बच गए और एक के लिए कितने का रिक्वायरमेंट है। यूज करके थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये आंसर निकाल पाओगे। करो, अभी पूरा हिंट भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, आप आंसर निकाल के बताओ सभी लोग। आएगा किसी से आंसर? 2 मिनट सर।
देखो मैं बताऊं। 2 मिनट सर सर। 200। ओके करो, चलो 1 मिनट और। सर 200। क्या बोल रहा है क्रिश? 2 मिनट। 200। 200 आ रहा है। 200 तो जो सभी लोग निकालते हैं वही तुमने निकाल पाया, मतलब गलत है। पहला ऑप्शन 200 ही मिलेगा। ये आप इसको तो यूज करो भाई, जो लेफ्ट गैस है वो तो छोड़ो। आपने क्या करा, टोटल निकाला, इसके लिए कितना रिक्वायर्ड है वो निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया। इधर ये भी तो बता रहा हूँ कि कुछ गैस बच जाएगी, जब यदि 1 एटीएम प्रेशर हो जाएगा तो कुछ इसमें लेफ्ट भी तो रह जाएगी। उस गैस को आप इससे सब्ट्रैक्ट करो, तब आप निकाल पाओगे एक्चुअली में टोटल कितना गैस यूज हो रहा है। और यूज्ड गैस डिवाइडेड बाई कि एक के लिए कितना जरूरत होता है, वो आप उससे डिवाइड कर दोगे तो फिर उससे जो आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा। सर 195। 195। अभी भी थोड़ा सा गलत ही कर दिया है, तुक्का मार रहा है। नहीं सर, इसमें कैसा तुक्का मारूंगा मैं? नहीं मतलब 200 से कुछ कम होगा तो 195 बोल दो। तो 100 भी हो सकता है सर, 200 से कम है तो। इतना कम नहीं होगा ना, क्योंकि 1 एटीएम पे बहुत छोटी सी गैस ही बहुत कम गैस बची होगी ना। देखो जरा, अब मैं बता रहा हूँ, बहुत मैंने समय दिया आप लोग को। सबसे पहले बेटा मैं टोटल टोटल हीलियम गैस निकाल लूं। हाँ सर। टोटल हीलियम गैस क्या होगा, पीवी अपॉन आर टी। टोटल मोल्स ऑफ हीलियम गैस निकालूं तो पीवी अपॉन आर टी, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा रहा हूँ, मोल्स निकालना तो पीवी अपॉन आर टी हो जाएगा। पी कितना दे रखा है 20 एटीएम, वॉल्यूम कितना 20 लीटर, आर को आर लिख ले रहा हूँ और टेम्परेचर को टेम्परेचर ही लिखे रह रहा हूँ क्योंकि कोई यूज नहीं है। तो ये आपके पास टोटल मोल्स ऑफ हीलियम आ गए, करेक्ट। अब इधर मैं निकाल रहा हूं टोटल मोल्स रिक्वायर्ड फॉर वन बलून। वो कितना हो जाएगा? वेरी गुड चंद्रेश, गुड, करेक्ट आंसर। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? टोटल मोल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 बलून कितना हो जाएगा? इसमें कितना मोल चाहिए वो क्या हो जाएगा, 1 एटीएम प्रेशर 2 लीटर अपॉन आर इंटू टी। तो ये हो गया। अब इधर पे बेटा लेफ्ट गैस कितना है, लेफ्ट मोल्स वो कितना हो जाएगा, जब प्रेशर 1 एटीएम है, वॉल्यूम 20 लीटर और आर और टी इतना। तो एक्चुअली में यूज्ड गैस कितना हो जाएगा, अब मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं, यूज्ड गैस कितना हो जाएगा? यूज्ड गैस है आपका 400 RT माइनस 220 RT, ये कितना हो जाएगा 380 RT। अब इतना आपका यूज हो रहा है, इतना आपको एक के लिए रिक्वायर्ड है, तो नंबर ऑफ बलून्स कितने आ जाएंगे, दिस 380 by RT डिवाइडेड बाय 2 by RT। तो RT से RT कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 190। आया समझ? यस सर। कहां पर तुम लोग थे अभी, क्या नहीं हो रहा था? सर मैंने आर और टी को ओपन किया तो सर मैं हर एक में कैलकुलेट कर रहा, तो सर मैं स्लो हो गया बहुत। ओके, चलो इसको नोट कर लो। ये भी हमें बेटा धीमे धीमे सीखना है, कितने स्मार्टली हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। नोट करो इसको।
चलो एक क्वेश्चन करो अभी। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास नहीं, अभी एक और। अरे सर खाने जाना है सर। तुम लोगों का बेटा 9:30 तो कर लो, 5 मिनट कर लो बस। ऐसे भी 15 मिनट अपने आज वेस्ट हो गए। एक आसान सा सवाल ही हो गया। यस सर। टेम्परेचर, ये कॉलेज वाला सवाल जो कॉलेज में आने के चांसेस है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास, टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास, a certain mass of a gas was increased from 27 degrees C to 37 degrees C at constant volume, at constant volume. What will be the pressure of the gas? इसका ये आंसर करो और आप लीव कर सकते हो। प्रेशर ऑफ द गैस। जो आंसर सही करेगा मैं जिसको बोल दूंगा सही है वो लीव कर सकता है। करो इसको फास्ट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या यूज होगा? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। करो इसको। इनिशियल प्रेशर P एज्यूम कर लो, फाइनल आंसर P के टर्म्स में बता देना। करेक्ट क्रिश, वेरी गुड। थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट। बेटा चंद्रेश तुमने गलत किया है। हमेशा याद रखो बेटा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, और जो आपका T1 T2 है उनको आपको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं यूज करना है। किस में यूज करना है? केल्विन में, ठीक है। P1 कितना है? सपोज P है, T1 कितना हो जाएगा? 300। P2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 310। तो आपका कितना आ जाएगा? 300 अपॉन 300 इज इक्वल टू P2। तो प्रेशर कितना आ जाएगा? 31 अपॉन 30 टाइम्स P इज इक्वल टू P2। क्लियर है? आगे समझ? यस सर। ओके, नोट कर लो इसको। ये क्यों नहीं कर पाए सिद्धार्थ? हाँ सर। क्यों नहीं कर पाए इसको? सर कुछ और कर रहा था मैं। बहुत बढ़िया।
थोड़ा एक्टिव रहो यार तुम लोग। चलो फिर ठीक है। प्लीज बाकी सबसे तो बेटर है, वो लोग तो बात भी नहीं करते। हाँ नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। ओके चलो, हो गया ये। थैंक यू सर, बाय सर, गुड बाय नाइट सर। बाय।